यहां तक क्लियर है जो भी मैंने बताया, इसमें तो कोई ऑब्स्क्यूरिटी नहीं है ना आपको। अच्छा, आगे जब मैं बात करूं नेक्स्ट, दैट इज द मोर फेलियर एनवलप। यहीं पे ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। सब कुछ जो मैंने बताना था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है। अब कोई भी चीज इसमें रहती होगी, वैसे तो नहीं रहती है, जो भी मैंने बताना था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो कोई भी डिफिकल्टी आपको इसमें नहीं आने वाली, ठीक है ना। कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप उनको टैकल इजीली कर लोगे। अब आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो ट्राइएक्सियल के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर फेलियर एनवलप की ना, तो ये जो मोर फेलियर एनवलप आपने बनाया है, एक तो ये चीज होगी, दूसरा जो हम सी और फाई की बात करते हैं ये होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, जब हम बात करते हैं इक्वेशन में लगने वाले सिग्मा 1 एंड जो हमारे क्या है सिग्मा 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम ना टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक सिग्मा 3 जो है वो चूज कर लिया कि भाई मैंने ये सिग्मा 3 क्या है, इस पे सिचुएशन पे यानी इस सॉइल सैंपल पे मैंने क्या कर दिया, सिग्मा 3 जो है लगा दिया, ठीक है। सिग्मा 3 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चारों तरफ सिग्मा 3 लगा दिया। नाउ अब मैंने सेट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डीविएटेड टेस्ट पे लगाऊंगा, सिग्मा डीबी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लगाऊंगा। अब इस पूरे सिनेरियो में आपने क्या किया है कि आपने एक सॉइल को फेल करने के लिए सिग्मा डी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक टेस्ट अप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, उसके लिए मोर सर्कल फेलियर बनाओगे, यानी मोर सर्कल बनाओगे पहले उसके लिए। क्योंकि आप अगर ये सिंगल टेस्ट करोगे तो सिंगल टेस्ट करने पे जब हम कोई मोर सर्कल बनाएंगे तो यहां पे हमें क्या बनाना पड़ता है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। किसके लिए, मोर फेलियर एनवलप के लिए कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्या आप एक सर्कल के हिसाब से मोर फेलियर एनवलप बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक जो सर्कल है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो बनते हैं, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं बनाएंगे, हम एक कॉमन टेंजेंट बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा 3 लिया, पहले प्रोसेस में सिग्मा 3 लिया, उसको सेट कर दिया। कोई भी सिग्मा 3 हो सकता है, या फिर आप जो रियलिटी में आपके पास सिग्मा 3 है उसको लो, सॉइल से उसको लो, फिर आपने क्या कर दिया, सिग्मा डी लगा दिया, सॉइल को फेल कर दिया, फेल हो गया। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे उसका क्या बना दिया, एक मोर सर्कल बना दिया, ठीक है। अब क्या करो, चेंज करो, दूसरे से खाली करो सारा, क्या सारा हमारा जो सिस्टम है उस सबको खाली करो, दोबारा से सैंपल लो, दोबारा से क्या करना, सॉरी सैंपल लो, फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 को लेंगे, सिग्मा 3 को अब हम दूसरा लेंगे। अभी हमने जो 50 माना है, तो लेट अस अज्यूम कि दूसरे स्टेप में मैंने उससे क्या माना है, 100 माना है। तीसरे स्टेप में मैंने उसको क्या माना है, 200 माना है। फिर चौथी स्टेप में मैंने क्या कर दिया, उसको ऐसे इंक्रीमेंट करते करते सिग्मा 3 बनाया, सिग्मा 3 पे सिग्मा डी लगाया, सिग्मा डी लगाया, फिर सॉइल फेल होती है, फिर उसके बाद मैंने फिर से मोर फेलियर बनाया, सॉरी मोर सर्कल बनाया, तो मुझे मोर सर्कल मिला। आपने सिग्मा 3 किया, फिर आपने किस में किया, सिग्मा 1 किया। ये कौन सा केस है, सारे फेलियर के केस है। कौन से केस है, सारे फेलियर के केस है। क्यों सर, हम नॉर्मल केस भी तो ले सकते हैं? नहीं, मुझे वो सर्कल बनाना है जहां पे मुझे क्या मिले, वाई एक्सिस का कट मिले, यानी सी मिले, एक तो सी की वैल्यू मिले और मुझे क्या मिले, एक फाई भी मिले। तो आपको पता है कि जब हमारी सॉइल फेल करती है तो वो मोर फेलियर एनवलप को क्या करती है, टच करती है। तो अगर वो उससे नीचे रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी शेयर स्ट्रेस है वो कम होगी, शेयर स्ट्रेस जो है वो कम होगी उसकी शेयर स्ट्रेंथ से। हम चाहते हैं जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है वो एट दी वर्ज ऑफ दी क्या रहे, हमारी फेलियर है, ताकि हम मोर फेलियर एनवलप को टच तो करा सकें। तो ये हो गया पहला, फिर हो गया हमारा तीसरा। तो जब ऐसे करके बनाएंगे तब हम क्या बनाते हैं, मोर फेलियर एनवलप बनाते हैं। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता रखी है, दोबारा से मैंने इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि यही चीज जो है मैंने अभी लिखवानी भी आपको, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिखी है, यहां पे मैंने सारी क्या कर दी है, लिखी हुई है कि जब हम बात करते हैं मोर फेलियर एनवलप की, फॉर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 एट द फेलियर मोर सर्कल इज ड्रॉन, टेस्ट इज रिपीटेड ऑन द अदर सैंपल ऑफ द सेम सॉइल विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिग्मा डी एंड सिग्मा 1। इतनी चीज मैंने आपको पहले बता रखी है, इज नोटेड। फिर हम क्या करते हैं, सिग्मा डी और सिग्मा 1 को हम नोट करते हैं, सिग्मा डी को हम नोट करते हैं। सिग्मा 3 तो हमारे को पता ही होगा कितनी आई है, लेकिन सिग्मा डी को हम नोट करने लगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा 3 तो आपने खुद सेट की है, तो यू नो वेरी वेल कि आपने सिग्मा 3 क्या सेट की है। सिग्मा डी आपने लगाई है, क्या आप उसकी वैल्यू बता सकते हो? नहीं, जहां पे सॉइल फेल करेगी वही हमारी सिग्मा डी होगी, तो सिग्मा डी पता लग गया, सिग्मा 1 भी निकाल सकते हैं। मोर सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं हर एक केस में, और उनसे निकलने वाले जो कॉमन टेंजेंट है टू ऑल द मोर सर्कल, वो हमें क्या देंगे, मोर फेलियर एनवलप देंगे। उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सी और फाई निकालेंगे, और सी और फाई कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 दिस इज एट द टाइम ऑफ द फेलियर। आपने क्या किया, पहले सैंपल लिया, वही चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, वही सैंपल लिया, फिर आपने साथ में एक और सिग्मा डी यहां पे लगा दिया, ठीक है ना। सैंपल आपने सेट कर दिया, सिग्मा डी यहां पे बना दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। लेट अस ड्रॉ द सर्कल ओवर हियर, कि मान लेते हैं कि एक सर्कल मुझे यहां पे मिला, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा 3 या फिर सिग्मा डी पे मुझे फेलियर देखने को मिला, तो मैंने क्या बना दिया, एक मोर फेलियर एनवलप बना दिया, सॉरी मोर सर्कल बना दिया, ठीक है। यहां पे मुझे क्या मिला, सिग्मा डी मिला, यहां पे तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ कौन सा है, ये फेलियर है, ठीक है ना। यहां पे फिर सिग्मा 3 मिला, फिर नेक्स्ट आपने सिग्मा 3 को चेंज किया, फिर दोबारा से आपको सिग्मा 1 मिला,
फिर दोबारा से सिग्मा 3 आपने चेंज किया, फिर दोबारा से आपको क्या मिला, सिग्मा 1 मिला। सिग्मा 1 कब मिलेगा, सिग्मा डी को जैसे हमने इंक्रीज किया और आपको पता लगा कि सॉइल यहाँ पे फेल हो चुकी है, फिर मैं क्या करूंगा कि सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ फेलियर को लेके मैं सिग्मा 1 को फाइंड आउट करूंगा, फिर वैसे मैं मोर सर्कल फेलियर बनाऊंगा, ठीक है ना। फिर मुझे रेडियस मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली उससे क्या कर दूंगा, बना दूंगा। फिर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जिसका y का कट जो है दैट इज द y इंटरसेप्ट का जो कट है दैट इज द c, और जो ये है ये क्या है, दिस इज बीइंग नोन एज अ 5, ठीक है। इक्वेशन में डालेंगे c और 5 की दोनों की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमारे को मिल जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे डिफरेंट सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू पे आपको दो अननोन है, दो इक्वेशंस बना दो, दो इक्वेशन बना दोगे, c और 5 इजीली आपको क्या कर देंगे, वहां पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि मोर फेलियर एनवेलप का मैंने आपको पहले ही बता रखा था, लेकिन मैंने लिखा नहीं था तो लिख दिया है अब ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो यहाँ पे लिख भी देना साथ में कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। तो आप इसको लग सकते हैं टॉप नॉच इक्वेशन, ठीक है ना, इट इज द टॉप नॉच इक्वेशन, याद भी रह जाएगी आपको। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इस इक्वेशन को हमारे को सॉल्व भी करना है और हमारे को यूज भी करना है पैरामीटर्स, जैसे कि अगर जो मैं बोलूँ ट्रायक्सल शेयर टेस्ट हुआ हमारा, ठीक है, और वो बात हुई हमारी किसमें, कंसोलिडेटेड की और साथ में ड्रेन्ड की हुई है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की हुई है। सो आपको ये चीज तो पता ही है व्हेन वी आर यूजिंग द ट्रायक्सल शेयर टेस्ट। तो कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है कि पानी जो है, हमने पहले वाला जो पानी हमारा डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ द कन्फाइनिंग प्रेशर, यानी यूआई, ठीक है ना, जो यूआई हमारा किसकी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ द कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 की वजह से डेवलप हुआ था, हमने उसे बाहर निकलने दिया है, तो ये वाला तो हमारा निकल गया सिग्मा 3 की वजह से। ड्रेन, दूसरा ड्रेन का बोलते हैं हम, जैसे ही हमारा सिग्मा डी लगा, ऊपर से जो डेरिवेटिव स्ट्रेस लगा, तो फिर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस पॉइंट पे जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, वो क्या किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द सिग्मा डी की वजह से हुआ है। तो ये जो सिग्मा डी है ऐसा जरूरी किसकी वजह से डेवलप हुआ है, सिग्मा डी की वजह से डेवलप हुआ है ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, लेकिन ये डेवलप ये दोनों में ट्रांसफर होगा, सिग्मा 3 में भी ट्रांसफर होगा और ये हमारा किस में ट्रांसफर होगा, सिग्मा डी में भी ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रख लेना कि सिग्मा जो हमारा यूआई है वो यूआई ना दोनों की वजह से डेवलप होगा, एक तो कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण भी डेवलप होगा, एक तो डेरिवेटिव स्ट्रेस के कारण भी डेवलप होगा। जब डेरिवेटिव स्ट्रेस वाला देखो, जब हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर लगा, सबसे पहले हमारा पूरा प्रोसेस में लगा क्या, ठीक है ना, मैं आपको यूआई कैसे डेवलप होता है ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिग्मा 3 लगा, नेचुरली हिस्टोरिकल लोड जो है वो पहले से लग रहा है, तो सिग्मा 3 जब लग गया ना, पूरे सिस्टम में सिग्मा 3 लगा, तो इस सिग्मा 3 के कारण क्या होता है, हमारा यूआई यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको बाहर निकलने देते हो, दैट इज बीइंग नोन एज अ कंसोलिडेटेड, नहीं निकलने देते हो, दैट इज बीइंग नोन एज अनकंसोलिडेटेड। क्लियर हो गया। मान लेते कि पहले केस में हमने इसको बाहर निकलने दिया, अब जो है वो यहां से खाली हो चुका है, तो अब क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। अभी भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है, पानी इसके अंदर अभी भी है, लेकिन आपने जो सिग्मा 3 के कारण यूआई डेवलप हुआ होगा उसको आपने बाहर निकलने दिया है। क्लियर हो गया। अब ऐसे नहीं कि पूरा खाली हो गया, एम्प्टी कंटेनर है वो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि पानी है लेकिन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है जो डेवलप हुआ था सिग्मा 3 के कारण वो बाहर निकल चुका है। अब साथ में सिग्मा 3 तो लग ही रहा था हिस्टोरिकल डेज से, हिस्टोरिकल पीरियड से, साथ में हमने सिग्मा डी भी लगा दिया। अब जब आपने डेरिवेटिव स्ट्रेस लगा दिया ना, तो ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया क्या चीज हो रही है यहाँ पे, क्या नहीं हो रही है। किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर सिर्फ सिग्मा 3 के होने पे ही डेवलप होगा और सिग्मा डी पे नहीं डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो पूरा का पूरा पानी है वो खत्म हो चुका है, जितना भी पानी डेवलप हुआ था किसी स्ट्रेस के कारण उतना हमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो बचा हुआ पानी है, ये बचा हुआ पानी कब होगा, जब उस पर और एक्स्ट्रा यानी सिग्मा डी लगेगा, तब जाके वो डेवलप होगा, और जब वो जाके डेवलप होगा उसी यूआई को हम क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। पर एक और चीज ध्यान में रखना, डेवलप किसके कारण हुआ है और उसका इफेक्ट किस पे दिखेगा। जिस पे भी डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल सिग्मा 3 पे डेवलप हुआ है, तो इफेक्ट भी कहां देखने को मिलेगा, सिग्मा 3 पे देखने को मिलेगा। जब मैं सिग्मा डी की बात करूंगा, अभी तो ये किसके लिए बात हो रही थी, अभी ये बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ कन्फाइनिंग प्रेशर के लिए, डेरिवेटिव स्ट्रेस की मैंने अभी बात नहीं की है। डेरिवेटिव स्ट्रेस डेवलप किसके कारण हुआ, सिग्मा डी के कारण हुआ। इफेक्ट कहां दिखेगा हमारे को, क्या वो सिग्मा डी पे दिखेगा कि सिग्मा 3 पे भी दिखेगा, यस, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 दोनों पे मुझे उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, और मुझे दोनों से ही पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी है। तो ये कंफ्यूजन जो है, ये बड़े बड़े जो कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं ना, उनको भी नहीं ये चीज क्लियर होती है, लेकिन आपको अभी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी मेरा मेन क्या है कि अगर मैं कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल टॉप नॉच, अभी मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो टॉप नॉच इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में आपको ना पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि सिग्मा का इस्तेमाल करना है या फिर आपको सिग्मा इफेक्टिव का इस्तेमाल करना है। अब इनके पैरामीटर्स कैसे होंगे, या तो आपको सिग्मा टोटल, अगर जी टोटल स्ट्रेस की बात करें तो टोटल स्ट्रेस में आपको पता है कि पानी भी आता है, यू नो वेरी वेल कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव प्लस
पोर वाटर प्रेशर। तो जब आप टोटल का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पानी वहां से ड्रेन ऑफ नहीं हुआ है, पानी वहां से क्या नहीं हुआ है, कंसोलिडेटेड नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब मैं टोटल स्ट्रेस की बात करूंगा। और जैसे ही मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा कि पोर वाटर प्रेशर वहां पे 0 हो गया है, और इफेक्टिव स्ट्रेस में या फिर पोर वाटर प्रेशर 0 हो गया होगा, या फिर क्या हो गया होगा, आपको उसकी वैल्यू नोन होगी, यू की वैल्यू नोन होगी। यू की वैल्यू नोन होगी तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस तो है ही आपके पास ऑलरेडी, माइनस आपको क्या करना पड़ेगा उससे, जो भी हमारा पोर वाटर प्रेशर उसमें डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू को पता होगा, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस में हम बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अच्छा फिर ये करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं करेगा, दोनों इक्वेशन है सिग्मा 1 और सिग्मा 3, या तो इफेक्टिव करो या तो टोटल में करो। जब आपको ये चीज पता लग जाएगी तो आप क्या करो, इक्वेशन में पुट करो। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करके आपको क्या मिलेगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दो आपको मिल गए। अब दो अननोन है, कौन कौन से, फाई और सी अननोन है, इनको फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखी है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जब मैं कंसोलिडेटेड टेस्ट की बात करूंगा, जब कंसोलिडेटेड और ड्रेन की टेस्ट की मैं अगर जब बात करूं, तो चाहे मैं सिग्मा की बात करूं या फिर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं, तो आपको ये पता है कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, हमारे को कैसे पता है बराबर होंगे। तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस द पोर वाटर प्रेशर, होता है कि नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या है, पानी बाहर निकल चुका है। यानी हमारा एक तो कौन कौन सी कंडीशन में पानी बाहर निकल चुका है। जब मैं ड्रेन की बात करूं तो कौन सी कंडीशन आ गई, वो जब भी मैं ड्रेन की बात करूंगा तो वो कंडीशन होगी जहां पे हम सिग्मा 1 की बात करें। तो सिग्मा 1 सॉरी ड्रेन की कंडीशन का बात करूंगा जैसे हमारा डिविएटर स्ट्रेस लगेगा। और डिविएटर स्ट्रेस कैसे पता लगता है, यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे लगता है पता मेरे को, सिग्मा 1 से लगता है पता। तो यहाँ पे तब मैंने सिग्मा 1 लिखा है, देखा ना, समझ में आया आपको सिग्मा 1 क्यों लिखा। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू द टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस एट दी 1 प्लस द पोर वाटर प्रेशर। लेकिन ड्रेन है, ड्रेन का मतलब क्या, पानी बाहर निकल चुका है, यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ था वो क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू तो है यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इस केस में यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो जो भी हमारा टोटल टोटल स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो आप चाहे टोटल स्ट्रेस में हमारे 5 स्टार इक्वेशन में इस्तेमाल करो या फिर किस में करो, सिग्मा इफेक्टिव में इस्तेमाल करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में, समझ में आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डैश, ठीक है ना, ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने बोला था कि पोर वाटर प्रेशर ना दोनों में डेवलप होता है, एक तो किसमें भी होता है, सिग्मा 3 के टाइम पे भी होता है और सिग्मा डी के टाइम पे भी होता है। तो जब मैं सिग्मा 3 के टाइम पे करूंगा तो सिग्मा 3 के टाइम पे क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू इफेक्टिव 3, समझ में आया। और साथ में क्या था हमारे यहाँ पे, साथ में था जी हमारा पोर वाटर प्रेशर यू था, लेकिन ये यू क्या हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने ड्रेन होने दिया है, बिकॉज वी अलाउ द वाटर टू बी ड्रेन्ड ऑफ, दैट इज वाई यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू भी यही आएगी और सिग्मा 1 की वैल्यू भी यही आएगी। दोनों क्यों किया है, क्योंकि इक्वेशन में जो हमारी टॉप नॉच इक्वेशन है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो किस में है ये, कंसोलिडेटेड, यानी फर्स्ट स्टेप में भी पानी निकल चुका है, ड्रेन यानी सेकंड टेस्ट में भी हमारा क्या निकल चुका है, पानी निकल चुका है। तो इसके लिए जो पैरामीटर्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जब आप इन वैल्यूज को जब आप पुट करोगे ना, ये और ये वाली सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इफेक्टिव, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप पुट करोगे कहां पुट करोगे, इसको टॉप नॉच इक्वेशन में पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको कौन कौन से पैरामीटर्स मिलेंगे तो ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, पैरामीटर्स मिलेंगे, एक तो सी डैश फाई डैश और सी डी फाई डी। क्यों है सी डी फाई डी, ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है और ये कोई भी चीज आपके लिए नई नहीं है, ठीक है ना, ये चीज आप जानते हो कि ये किस तरह से आई है, क्यों आई है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है, किसी को नहीं पता लग रहा है तो जाके पीछे जाके देख लो, मैंने लिखा हुआ है आपको कि जब आप इस तरह से इस्तेमाल करते हो तो आपको यही वाली इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो ये तो आपको नोन था, इसके बारे में तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि अगर जो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की बात करेंगे तो वो तो आपके लिए नोन है। लेकिन दो जो है नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड के बाद क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड होगा, ड्रेन के बाद क्या हो जाएगा, अनड्रेन हो जाएगा, बस इतनी चीज करनी है। तो अनकंसोलिडेटेड, अगर जो मैं अनड्रेन की बात करूं, या फिर पहला कौन सा हो गया हमारा, पहला तो हो गया वो, दूसरा कौन सा हमारा, या तो हम यूयू टेस्ट की बात करें या फिर किसकी बात करें, या तो हम सीयू टेस्ट की बात करें। सीयू बताया ना आपको, कंसोलिडेटेड अनड्रेन, यूयू टेस्ट की क्या था हमारा, अनड्रेन, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों की मैं बात करूँ ना तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, सीयू कंसोलिडेटेड अनड्रेन जो है ये थोड़ा सा अलग होगा आपके लिए। बाकी यूयू तो आपको पता ही है कि यूयू में कुछ भी ड्रेन नहीं हुआ है, पानी बाहर नहीं निकला है, तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 इफेक्टिव प्लस द पोर वाटर प्रेशर। अब आपको ये पता है कि यू जो है हमें नहीं पता, ठीक है ना। यू अगर हमको पता नहीं है या फिर पता भी होगा, अगर हमको यू पता है, कैसे पता होगा हमको एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कैसे डेवलप हुआ है, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि U2 मैनोमीटर नीचे लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मर्करी मीटर, सॉरी, अच्छा मर्करी मीटर होता है, यही हमारे को क्या बताता है, थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन पानी की जो यहाँ पे देखने को मिलेगी वही हमारे को क्या देगा, UI की कैलकुलेशन देगा। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हम मर्करी मैनोमीटर से हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको
जैसे आपको यू की वैल्यू पता होगी तो आप टोटल स्ट्रेस में पूरा कैलकुलेट करोगे, आप इफेक्टिव स्ट्रेस में क्यों कैलकुलेट करोगे? तो जब आप टोटल की बात करोगे तो सिग्मा 1 तो इस तरह से आएगा, वैसे ही क्या आ जाएगा, सिग्मा 3 भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास पोर वाटर प्रेशर जो है हमारे को उसकी वैल्यू पता होगी। लेकिन हम इफेक्टिव में नहीं करेंगे उसको। क्यों नहीं करेंगे हम इफेक्टिव में? क्योंकि इफेक्टिव बोलता ही क्या है, इफेक्टिव ये बोलता है कि जो भी हमारा ग्रेन टू ग्रेन हमारा जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है या फिर यहां से लेकर यहां तक जा रहा है हमारा स्ट्रेस, उसी को कौन दिखा रहा है हमारे को? इफेक्टिव स्ट्रेस दिखा रहा है। लेकिन जब ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेस यानी सिग्मा 3, या इसको सिंपल भाषा में क्या समझ सकते हैं कि सारा का सारा स्ट्रेस अगर जो सॉलिड ले रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस, सारा का सारा स्ट्रेस अगर जो हमारा सॉलिड प्लस पोर वाटर प्रेशर ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। इतनी चीज तो आपको पहले से क्लियर है। तो अभी की प्रेजेंट कंडीशन में फील्ड में हमारे पास कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्ले है इन अ शॉर्ट टर्म, तो हमें पता है कि वो क्या है? अनकंसोलिडेटेड है। क्या वो अनकंसोलिडेटेड रहेगी? नहीं, जिंदगी भर तो अनकंसोलिडेटेड नहीं रहेगी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो कंसोलिडेटेड हो जाएगी जैसे ही टाइम लगेगा। तो जैसे ही कंसोलिडेटेड हो जाएगी तो उस केस में जो हमारा पहले में पानी डेवलप हुआ है, क्या वो पानी जो है वो बाहर निकल गया होगा? डेफिनेटली हमारा पानी बाहर निकल गया होगा। और दूसरे केस में अनड्रेन में, मतलब जब आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेस लगाने के बाद क्या हो गया, वो पानी जो है वो पानी अभी तक नहीं निकाल पाया, तो इट इज द कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो ये दूसरा टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है। आपको ये चीज पहले ही क्लियर है। लेकिन आपको यूयू टेस्ट के बारे में मैंने सारे पैरामीटर्स बता दिए थे कि अगर जो मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3 इफेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा तो मैं वहां पे कौन से पैरामीटर्स मुझे मिलेंगे अगर जो मैं टॉप नॉच इक्वेशन में इसको डालूंगा। तो बताओ कौन से वाले पैरामीटर्स मिलेंगे हमारे को? क्या मिलेगा? एक तो सी मिलेगा और फाई मिलेगा, और क्या मिलेगा हमारे को? सी यू मिलेगा और फाई यू मिलेगा। अनड्रेन की होता था ना। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जब हम बात करते थे किसकी? शेयर स्ट्रेंथ की, तो शेयर स्ट्रेंथ में हम क्या रखते थे? सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, जो भी नॉर्मल आया ऊपर से, है ना। और दूसरे की बात करते थे हम, टाउ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन टेन फाई, और यहाँ पे क्या होता था? सी डैश और फाई डैश मिलता था। तो बताओ सी डैश और फाई डैश कहाँ मिलता था और सी और फाई कहाँ मिलता था? जब हमारा पानी ड्रेन नहीं हुआ होता था तो उस केस में हम ये वाली चीज इस्तेमाल करते थे। और जब हमने बोला मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी, तो उसमें हमने क्या यूज किया? हमने सी डैश और फाई डैश का इस्तेमाल किया। तो ये चीज आपको पहले से क्लियर होगी यूयू टेस्ट में हमने क्या इस्तेमाल करना है और कौन से पैरामीटर्स का हमारे को क्या मिलेगा। अगर जब हम टॉप नॉच इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे को कौन से पैरामीटर्स मिलेंगे? ये दोनों पैरामीटर्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप या तो उसको सी डैश फाई डैश बोलो, सी फाई बोलो, या सी यू फाई यू बोलो, ठीक है ना। लेकिन सी यू टेस्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर उसके बारे में हमें को नॉलेज मिल जाती है कि वो कितना है, ठीक है ना। अगर आप कंसोलिडेटेड अनड्रेन की सोचोगे तो आप बोलोगे सर कंसोलिडेटेड भी है वो अनड्रेन भी है, तो इसके लिए जो यूज करते हैं ना हम पैरामीटर्स, वो हम इफेक्टिव में ही यूज करते हैं। किसमें करते हैं? इफेक्टिव में ही यूज करते हैं। हम क्या इसमें करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ यूयू को किसमें करेंगे? टोटल स्ट्रेस में कैलकुलेट करेंगे, और जितने भी है उन सबको हम किसमें कैलकुलेट करेंगे? हम इफेक्टिव में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इफेक्टिव सिग्मा 1 इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस द पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर कहां से पता चलेगा हमारे को? वो चीज आपको पता है कहां से पता चलेगा, ठीक है ना। और इसको अगर मैं 3 में दिखाना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ? सिग्मा 3 माइनस द यू। तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सी यू के लिए कौन से पैरामीटर्स मिलेंगे अगर जो आप टॉप नॉच इक्वेशन में डालोगे? तो आपको पैरामीटर्स कौन से मिलेंगे? आपको मिलेंगे कौन से वाले? एक तो दूसरे कौन से? इफेक्टिव स्ट्रेस वाले कर रहे हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस वाले कर रहे हैं तो हमको कौन सा मिलता था? मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी ने बताया था वो। तो अगर जब वो मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सी डैश फाई डैश मिलेंगे और सी डी और फाई डी मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू है कि सी यू के लिए हमारे को क्या इस्तेमाल करना है। अगर नहीं आपको ये यूज करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाले यूज करना है, पोर वाटर प्रेशर आपको पता लग जाएगा, ये सब हमारे को क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है ना। लेकिन उससे पैरामीटर्स कौन से मिलेंगे? सी डैश फाई डैश मिलेगा और सी डी डैश और फाई डैश मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके बिल्कुल रिजेंबल है? ये बिल्कुल रिजेंबल है किसके? हमारे कंसोलिडेटेड ड्रेन के भी। तो जैसे कंसोलिडेटेड ड्रेन में हमने इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए किया था, हमने टोटल के लिए भी किया था, तो तब भी हमारे को इफेक्टिव मिला था। इफेक्टिव के करेंगे तब भी हमारे को टोटल मिलेगा, दोनों बराबर है। तो उसमें भी हमने सी डैश फाई डैश का इस्तेमाल किया था और वैसे ही हमने इसमें भी हमने ये यूज किया था, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ पे डैश डैश में लगा है ना, सी डी फाई डी है। समझ में आया? इसमें तो कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक छोटा सा समरी बना देता हूँ यहाँ पे, समरी चार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सी यू टेस्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे, हम चाहे किस में करें, चाहे हम टोटल में करें, ठीक है ना, चाहे हम टोटल में करें या फिर हम किस में करें? इफेक्टिव में करें। चाहे हम टोटल में करें, इफेक्टिव में करें, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जब ये बात आती है ना, तो हमारे को क्या पता है कि मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी से कि शेयर स्ट्रेस जो है वो सी डैश प्लस सिग्मा एन टेन फाई डैश पे निकलता था, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी होती थी? ग्रेन से लेकर ग्रेन तक की जो हमारी स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो चीज वहां पे बात होती थी। उसकी वजह से जो पैरामीटर मुझे कहाँ मिलेंगे? टॉप नॉच इक्वेशन में यूज करके, इनको इस्तेमाल करके जब मुझे टॉप नॉच इक्वेशन में पैरामीटर्स मिलेंगे तो वो कौन से मिलेंगे? एक तो सी डैश मिलेगा और क्या मिलेगा? फाई डैश मिलेगा, ठीक है। या फिर क्या मिलेंगे? सी डी मिलेंगे, या फिर क्या मिलेंगे हमारे पास? फाई डी मिलेंगे। क्लियर हो गया इतना? यही चीज है ना, यहाँ पे सी डी मिलेंगे, फाई डी मिलेंगे। नाम से भी कर सकते हो आप। ड्रेन पानी निकल चुका है ना, सी कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में भी हमारे को क्या मिलेगा? यही चीज मिलेंगी, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे लिखा है कंसोलिडेटेड अनड्रेन में भी मुझे ये चीज मिलेगी और कंसोलिडेटेड ड्रेन में भी मुझे ये चीज मिलेगी, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में भी मुझे क्या मिलेगी, ये चीज मिलेगी। तो इन दोनों के तो मेरे को पता लगेगा कि सीयू और सीडी में दोनों में क्या मिलेंगे, सेम चीज मिलेगी। और साथ में अब क्या है, यूयू टेस्ट है, बस सिंपल हो गया। जो चीज यहाँ पे लिखी है उसका ऑपोजिट। तो हमारे को पता है कि टोटल स्ट्रेस पे हम बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस भी आएगा उसमें, प्लस पानी भी आएगा, और साथ में हमारे को क्या करना है, साथ में हमारे को पता है कि यहाँ पे मोहर कूलम थ्योरी का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से शेयर इज टू सी प्लस सिग्मा एन 10 होगा नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो पानी भी लेगा और ग्रेन्स भी लेंगे, बस इतनी चीज। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो मैं टॉप नॉच इक्वेशन में डालूं तो पैरामीटर्स कौन से मिलेंगे, सी मिलेगा, फाई मिलेगा, सी यू मिलेगा और क्या मिलेगा, फाई यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस छोटे वाली चीज को ना हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम आएगा आपके। यहाँ तक हमारे को क्लैरिटी है हर एक पॉइंट पे जो भी मैंने यहाँ पे बताया। कहीं भी डिफिकल्टी आएगी तो दोबारा से एक बार देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बात कर रहे थे ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट की ना, तो ट्रायक्सियल जो शेयर टेस्ट है वो औरों से कैसे डिफरेंट है वो भी आपको मैंने बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि जो भी हमारे इन रियलिटी जो भी हमारी कंडीशन है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट करता है। यूनिफॉर्म डिस्चार्ज, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने में हेल्प कौन करता है हमको, वो भी ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट करता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा पोर वाटर प्रेशर की मेजरमेंट है वो इसमें हो जाती है बहुत अच्छे से। और जितने मैंने प्रेशर की बोले थे कि यूनिफॉर्मली प्रेशर हमारा जो है लगता है, तीनों साइड से हम लगा सकते हैं, हम दोनों साइड से उसमें लगा सकते हैं, तीनों साइड से भी लगा सकते हैं जब आप 3D में देख रहे हो। लेकिन शेयर टेस्ट में जो हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट है उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। तो ट्रायक्सियल टेस्ट जो है वो ओवरऑल क्या है, पैकेज है जहां पे हम सब कुछ ही कर सकते हैं। इसका ना एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, दैट इज द अभी मैंने बताया था क्योंकि अब मैं उसको बता रहा हूं, वो है दैट इज द हमारा नेचर ऑफ द सॉइल। जो भी हमारे सॉइल का बिहेवियर है ना, फेलियर, तो नेचर ऑफ अ सॉइल का जो फेलियर का बिहेवियर है उसको जो हमारे को डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, हमारे को द ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट करता है। ठीक है, तो वो पढ़ना भी जरूरी है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो करता है। तो जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर है उन सबको डिटरमाइन करने की हेल्प कौन करता है, हमारे को ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट करता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया, द टाइप ऑफ अ शेयर फेलियर, शेयर फेलियर यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे करने हैं। तो आपको ये पता है कि हमें ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट अगर लगाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। अब ये जो सॉइल का स्पेसिमेन है वो सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है और इसका हमारा जो डायमीटर है d और जिसकी हाइट है वो क्या है h है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मेजर कर लेंगे। वटएवर जो हमारे पास हाइट आएगी या फिर जो हमारे पास डायमीटर आएगा उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। फिर इस टेस्ट को हमें सेटअप करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस स्पेसिमेन को कहां डालेंगे, ट्रायक्सियल सेल में डालेंगे और इसमें फिर रबर मेम्ब्रेन होगा, वो सब कुछ आपको पता है। उसके साथ हमको प्लेस करना है, फिर हमको पानी डालना है ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पे सेल में हम क्या लगा सके, कन्फाइनिंग प्रेशर लगा सके। तो सेल प्रेशर लगा देंगे, सेल प्रेशर चारों तरफ से इस सॉइल स्पेसिमेन पे लगेगा। अब क्या करेंगे हम, लोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हो गया, द लोडिंग विल बी स्टार्टेड। ठीक है ना, लोड को हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक्सियल लोड को धीरे धीरे स्पेसिमेन पर हम लगाएंगे ना, तो हर लोड इंक्रीमेंट पे क्या होगा, जो हमारी लोड की वैल्यू है और जो हमारा स्पेसिमेन है इसकी लेंथ क्या होगी, उसमें चेंज होगा। तो जितना भी इसका चेंज होगा ना उसको मेजर कर देना है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है आपको क्या, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सियल स्ट्रेन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सियल स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि हम उसको अगर जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम मान लेते हैं कि ई ए हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, ई ए से हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। सो आई कैन राइट या फिर ई ए लिख दो या फिर ई एल लिख दो। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेन से करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा लेंथ में चेंज आया तो लेंथ में चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय जो भी इसकी इनिशियल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी जो इसको, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल नॉट लिख देते हैं। तो इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, द एक्सियल स्ट्रेन। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है ना, फिर हम ग्राफ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर हमको पता लग जाएगा। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि हमने ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट अप्लाई किया, ऊपर से लोड लगाया, हमने कैलकुलेट किया एक्सियल स्ट्रेन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, जो भी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे हमने मेजर कर दी कि इसकी चेंज इन द लेंथ कितनी है, तो वो हमको पता लग गया एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सियल स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, हमको जो भी ऊपर से आने वाला एक्सियल लोड है ना वो कितने एरिया में डिवाइड हो रहा है वो हमको पता लग जाए। तो हम बता सकते हैं कि हमारा डिविएटर स्ट्रेस क्या है। तो आई कैन राइट कि अगर मुझे डिविएटर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, डिविएटर स्ट्रेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है, डिविएटर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा ऊपर से आने वाला एक्सियल लोड है दैट इज इक्वल्स टू एफ। तो एफ क्या हो गया यहाँ पे, इट इज द एक्सियल लोड जो भी ऊपर से आया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा डी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमको सिग्मा डी और ई एल अगर जो हमको मिल चुका है, तो जितनी भी हमारी लोड की इंक्रीमेंट हुई है ना, उस हर लोड की इंक्रीमेंट के लिए जो भी हमारा एक्सियल स्ट्रेन और जो भी हमारा डिविएटर स्ट्रेस है उन दोनों को हमको कैलकुलेट कर दिया। अब अगर हमने कैलकुलेट कर दिया, नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। और अगर जो हमको प्लॉट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, द एक्सियल स्ट्रेन। एक्स एक्सिस पे हमने मान लो एक्सियल स्ट्रेन लिख दिया। इससे क्या पता लगेगा मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को पता लगेगा क्या, ये हमने यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेन प्लॉट कर दिया किसी ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो भी हमारी एक्सियल स्ट्रेन की आएगी, और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, जो भी हमारा डिविएटर स्ट्रेस आएगा यानी सिग्मा डी। इन दोनों को रख के हम क्या करेंगे, डाटा पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और हमारे को क्या करना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा। तो लेट अस से कि हमने कोई भी अगर सॉइल स्पेसिमेन लिया है और स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसे ऐसे करके पॉइंट है, डिविएटर स्ट्रेस और हमारा एक्सियल स्ट्रेन क्या है, एक
लीनियर रिलेशनशिप के साथ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे डॉट डॉट डॉट्स क्या है, ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे इंक्रीज करा, फिर एकदम से क्या करके यहाँ पे एक पीक पोस्ट के बाद, यहाँ पे पोस्ट पीक ड्रॉप के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कर्व जो है इस तरह से ड्रॉप करने लगा है। तो ये हमारे को क्या मिल रहा है, एक तो हमारे को ये ग्राफ मिल रहा है। मान लेते कि कोई और सॉइल स्पेसिमेन ले लिया, अब क्या करना है, दोबारा से खाली करो इसको, दोबारा से कोई सॉइल अलग सॉइल स्पेसिमेन लो, अब वहां पे क्या करो, उस पर ट्रैक्शन शेयर टेस्ट करो, और वहां पे भी मेरे को प्लॉट करना है ग्राफ। अब वहां पे भी अगर मेरे को ग्राफ मिलेगा, मान लेते कि उसका ग्राफ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, मान लेते कि वो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आया कि जैसे जैसे डेविएटेड स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एक्सियल स्ट्रेन क्या हो रहा है, हमारा वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो डेविएटेड स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक्सियल स्ट्रेन क्या हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे हमारे को कर्व जो है देखने को मिला है। तो एक कर्व तो हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हमारे को एकदम क्लियर कट यहाँ पे हमारे को फेलियर देखने को मिल रहा है। जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, सिग्मा डी मैक्स है। सिग्मा डी मैक्स क्या है, वो पॉइंट है जहां पे फेलियर देखने को मिल रहा है। फिर एकदम से क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, दैट इज बीइंग नोन एज अ पोस्ट पीक ड्रॉप। एक पोस्ट पीक ड्रॉप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है जब आप एक सॉइल स्पेसिमेन की बात करें। लेट अस से कि ये सॉइल स्पेसिमेन 1 था और ये सॉइल स्पेसिमेन क्या था, हमारा दूसरा था। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, एक प्रोग्रेसिव कर्व देखने को मिल रहा है। तो ये जो दोनों चीजें, ये दोनों कर्व हमारे को मिल गए। तो इस पूरे चीज से हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्या फायदा हुआ इसका, यहां पे हमने समझने वाली बात है। देखो हो क्या रहा है, ये मैंने कर्व बना दिया, ठीक है ना, स्ट्रेस वर्सेस द स्ट्रेन का मैंने कर्व बना दिया, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। आपने ऊपर से लोड लगाया, ठीक है, यहां पे हमारे पास एक रैंप होगी, इंक्रीज होता जा रहा है लोड, ठीक है, ये लोड इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये क्या करता है, बैक फायर करता है और एकदम से पीछे चल जाता है। होता है कि नहीं, जैसे आपने ऊपर से स्ट्रेस लगाना शुरू किया, लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो क्या आप जिंदगी में लगाते रहोगे, नहीं ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक फेलियर देखने को मिलेगा, दैट विल बी क्या, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर पेन, वो चीज आपको पता है। तो एक फेलियर देखने को मिलेगा इस सॉइल स्पेसिमेन में, और जैसे ही वो फेल करेगा ना, एकदम से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे किक बैक होने लग गया है। ये जो हमारा एरो था ना, ये एरो क्या हो जाएगा, किक बैक हो जाएगा। यानी जो भी वो स्ट्रेस ले रहा था वो एकदम से क्या हो गया, डाउन हो गया, डिक्रीज हो चुका है। अब जितना भी वो स्ट्रेस ले रहा था अब वो इनका नहीं लेगा। तो वही चीज तो हो रही है कि डेविएटेड स्ट्रेस जब मैक्सिमम होगा ना, यहाँ पे देखो डेविएटेड स्ट्रेस जब हमारा मैक्सिमम है, ये क्या है हमारे पास, ये मेरे को बता रहा है कि अगर जो हमारा कर्व जो है ना, ये हमारा कर्व, ये सारा अभी जो हमारा कर्व है, अगर जो यहाँ पे मुझे शार्प पीक दिखाई दे रहा है ना, और फिर स्ट्रेस में क्या देखने को मिल रहा है, एक सडन ड्रॉप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इट इज द सडन ड्रॉप, यहां से लेकर सिग्मा डी से लेकर इस पॉइंट तक मेरे को एक सडन ड्रॉप जो है देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉइल जो है वो हमारी क्या है, इट इज अ ब्रिटल सॉइल। क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे को इस पॉइंट के बाद देखो, इस कर्व पे ये है ना कर्व टॉप, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, यहां पे, यहां से पीछे जो सॉइल का स्ट्रेंथ लेने का पार्ट था वो इतना था, ठीक है, उसके बाद जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी इसके बाद वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो प्रोग्रेसिव नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, वो इनके बाद डिक्रीज होता जा रहा है। और वो जो डिक्रीज है वो सडन है, डिक्रीज जो है वो सडन है। आपको पता है कि यहां से इतना लोड लेने के बाद जो डिक्रीज है, ड्रॉप है, यानी इतने से लेकर इतने में, इन दोनों के बीच में जो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू है वो कितनी, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू कितनी कम है, लेकिन डेविएटेड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी ज्यादा है। यहां पे देखो, अगर ये 100 है तो मान लेते हैं कि ये 50 है, तो आपको देखने को मिला है यहाँ पे कितना है, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, समझने के लिए एक्चुअल में तो यहाँ पे जो हमारे को पीक ड्रॉप देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, 2 से लेकर 5% तक हमारे को क्या देखने को मिलता है, 2 से लेकर 5% के आसपास हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन इन जनरल जो है आप ये सोच सकते हो कि 100 से लेकर डेविएटेड स्ट्रेस हमारा 50 तक जा रहा है, 100 से लेकर 50 तक जा रहा है। लेकिन ये जो हमारा देखो, यहाँ वाला तो हमारा मेरे ख्याल से बहुत भी ज्यादा जा सकता है, लेकिन डेविएटेड स्ट्रेस में कितना डिक्रीज हुआ है, वो बहुत ही लीनियर है, वो बहुत ही कम है, वो इतना ज्यादा नहीं है। आपको देखने को मिलेगा 2 से लेकर 5% तक ही जा रहा है हमारा ड्रॉप, किसका, स्ट्रेन का। तो इतनी स्ट्रेस की इंक्रीमेंट में इतना सा स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है, यानी इतना स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है एट दी वेरी स्मॉल एरिया पे, बहुत ज्यादा डेविएटेड स्ट्रेस का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी दिस इज बीइंग नोन एज अ, मतलब सॉइल क्या है हमारी, ये सॉइल के लिए कर्व बना रहा हूं ना मैं, ये जो कर्व बनाया ये कैसे बनाया मैंने, एक सिग्मा डी पे लिया, ठीक है, तो एक सिग्मा डी यहां पे आ गया, फिर उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट कर दिया कितना इसका है, तो वो कैलकुलेट करके मैंने ये पॉइंट बना दिया, फिर दोबारा से सिग्मा डी, फिर दोबारा से, ये ऐसे ऐसे कर्व मैंने बनाता गया, और मुझे क्या मिला, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो है मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया है। अभी जो कर्व है ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये सॉइल का बिहेवियर बता रहा है, जो हमारी ब्रिटल है ना, डक्टाइल है, प्लास्टिक है हमारी सॉइल, जो भी हमारे सॉइल का नेचर है उसको समझने के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर हमें उसका बिहेवियर समझना है तब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा है कि देखो सॉइल जो आपने ली है वो किसी भी स्ट्रेस में फेल कर सकती है, लेकिन अगर मुझे पता है ये सॉइल जो है ये ब्रिटल है, तो क्या आप इसकी फाउंडेशन, ये जो हमारी फाउंडेशन की जो सॉइल होगी, इस सॉइल को आप सेफ मानोगे? डेफिनेटली नॉट, आप उसको सेफ नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे यार, हमने घर बना दिया, आपको पता है कि इतना स्ट्रेस बढ़ गया, इतना स्ट्रेस बढ़ गया, आपने परमिसिबल लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा दिया, आपको तो पता है एकदम से सॉइल हमारी क्या कर देगी, टूट जाएगी। अगर वो सॉइल एकदम से टूट जाएगी तो क्या वहां पे रहोगे? डेफिनेटली नॉट, आपको वार्निंग का चांस ही नहीं मिलेगा, आपको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो वो केस जो है वो वर्स्ट केस होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो ब्रिटल ना होके क्या होनी चाहिए, हमारी सॉइल जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर को शो करनी चाहिए। सो मतलब फेल होने के बाद भी काफी ज्यादा टाइम तक वो स्ट्रेस को ले सके, ताकि हमारे को भागने का तो टाइम मिले। यहाँ पे तो एकदम सडन पीक ड्रॉप देखने को मिल रही है, यानी हमारा जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, सडन फेलियर दिखाता है। सडन फेलियर जो है वो क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, ऐसा कहां देखने को मिलेगा, कौन कौन इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? क्या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में ऐसा हो सकता है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में हो सकता है ऐसा?
या फिर ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल में होगा? ऐसा बताओ, इन दोनों में किस में होगा? या फिर अनडिस्टर्ब्ड क्ले में होगा, अनडिस्टर्ब्ड क्ले में हो सकता है, या फिर वो क्या या फिर वो रिमोल्डेड क्ले में होगा? बताओ किस में होगा वो? तो अगर आप नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले को देखोगे तो उसका जो स्ट्रेस का पैरामीटर है वो कितना है अभी? वो अभी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहे हो, एक लीनियर रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है कि आपने इतना किया। लेकिन जो ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल होगी वो तो पहले से ही इतनी ज्यादा क्या है, वो इतने ज्यादा स्ट्रेस ले चुकी है। अगर आपने उसको और भी ज्यादा स्ट्रेस कर दिया है तो वहां पे आपको सॉइल में क्या देखने को मिल सकता है? एक ब्रिटल फेलियर देखने को मिल सकता है। क्या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्राइम में देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उसको पहले मैक्सिमम पॉइंट तक जाना पड़ेगा। ये भी मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस तक पहुंचा है। ये जो हमारा मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस है, जो पीक है, इसी पीक के बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको? द पोस्ट पीक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई ये जो हमारी सॉइल है ये किस किस में हो सकता है? जो भी हमारी डेंस सैंड है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले क्या होगी हमारी? फॉर एग्जांपल डेंस सैंड, जो हमारी डेंस सैंड होगी ना उसमें ऐसा देखने को मिलेगा। आपने ऊपर से स्ट्रेस लगाया डेंस सैंड में, ठीक है, लेट अस से कि वही हमारी डेंस सैंड है। इस डेंस में आपने क्या कर दिया? स्ट्रेस ऊपर से लगाना शुरू कर दिया, मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया, यहाँ पे शेयर डेवलप होगा, है ना, शेयर डेवलप होगा। अभी जो ब्रेक करेगी ना, यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलेगा? एक क्लियर कट फेलियर प्लेन देखने को मिलेगा। क्लियर कट क्या देखने को मिलेगा? फेलियर प्लेन जो है हमारे को ऑब्टेन होगा किसमें? हमारे को डेंस सैंड में, डेंस सैंड में। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा है? द ब्रिटल फेलियर बिहेवियर, ब्रिटल बिहेवियर। अब बोलोगे सर कैसे ब्रिटल फेलियर? देखो यहाँ पे ना हमारे को क्लियर कट ना एक फेलियर प्लेन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे टूटा है तो टूटा है तो एकदम से टूटेगा, और यहाँ पे हमारे को एक फेलियर प्लेन जो है करेक्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें होगा? ये डेंस सैंड में होगा। और दूसरा क्या है? एक हमारा क्या है? दूसरा एक तो हमारा ये हो गया, अगर हमारा कर्व जो है वो ग्रेजुअली पीक दिखा रहा है, यानी जो उसका प्लेट्यू है वो एक स्मूथ प्रोग्रेसिव कर्व है, तो सॉइल क्या होगी हमारी? वो डक्टाइल होगी और प्लास्टिक बिहेवियर को क्या करेगी? सॉइल हमारी शो करेगी। तो उसके कर्व से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी सॉइल कैसे बिहेव करेगी। अगर उसमें एक स्पीक पोस्ट ड्रॉप देखने को मिल रहा है तो हमारी सॉइल क्या है? वहां पे इट इज द ब्रिटल सॉइल। क्या होगी? वो ब्रिटल सॉइल होगी। लेकिन अगर मेरे को क्लियर कट हमारे को क्या नहीं देखने को मिल रहा है? एक फेलियर नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो कहां पे मिलेगी हमारे को वो मिलेगी, एक तो वो उसका बिहेवियर क्या होगा? उसका बिहेवियर ये होगा कि वो डक्टाइल भी होगी और वो प्लास्टिक बिहेवियर को भी दिखाएगी। दोनों बात समझ में आई जो मैंने आपको बताया। तो जनरली क्या होता है कि जो डेंस हैंड है ना, आप उसमें ऊपर से लोड लगाते हो ना, तो वो जो टूटती है ना वो बिल्कुल ब्रिटल बिहेवियर की तरह दिखाती है। लेकिन जो लूज सैंड होती है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारी लूज सैंड है, ठीक है ना, खुली सैंड है हमारी, तो इसमें जब आप लोड लगाते हो तो ये क्या करती है? बल्ज कर जाती है, ये बाहर को बल्ज कर जाती है। इसमें ना हमारे को क्या नहीं देखने को मिलता? क्लियर कट फेलियर देखने को नहीं मिलता। तो ये एक तो लूज सैंड में होता है, ठीक है, लूज सैंड में होता है ये। और किस में होता है ये? एक तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में, क्ले में होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में होता है। और जब हम बात करेंगे इसकी, हम उस क्ले की बात करेंगे जो कि रिमोल्डेड है, रिमोल्डेड क्ले में हमारे को ये देखने को मिलता है, ठीक है। और जो अनडिस्टर्ब्ड क्ले होती है उसमें हमारे को क्या देखने को मिलता है? ब्रिटल फेलियर देखने को मिलता है। अनडिस्टर्ब्ड सेंसिटिव क्ले में देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में देखने को मिलता है, कंसोलिडेटेड, ठीक है ना, सॉइल होगी जो भी हो गया, हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में देखने को मिलता है आपको ब्रिटल फेलियर। तो यहां से आपको एक चीज तो पता लगी कि हमारे को अगर जो सॉइल के बिहेवियर को बताना है तो वो भी हमारे को ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट से पता लग जाता है। तो कितना बड़ा फायदा है इसका, है ना। हमारे को ये चीज पता लग जाएगी कि भाई सॉइल हमारी ब्रिटल है, सॉइल हमारी डक्टाइल है, उसका कैसा बिहेवियर है, उन सब के बारे में हमारे को पता लग जाएगा। किस तरह से ड्रॉ करना है, सिग्मा डी पता होना चाहिए, और क्या करना है, एक्सियल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जैसे कि आपने सोम में देखा है, सोम में क्या होता है, माइल्ड स्टील के जैसे आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक चीज तो मालूम है ना कि जब माइल्ड स्टील के आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक क्लियर कट क्या देखने को मिलता है? फेलियर पॉइंट देखने को मिलता है, एक पीक पोस्ट ड्रॉप वहां पे भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और वैसे ही प्रोग्रेसिव कर्व की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारे को जो जब हम एल्यूमिनियम के लिए ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि 0.2% प्रूफ स्ट्रेन पे जाके वो क्या करेगा? फेल करेगा। प्रूफ स्ट्रेन पे क्या करेगा? वो फेल करेगा। तो ये हम अज्यूम करते हैं। तो यहां पे भी हम ये अज्यूम करते हैं कि सबसे पहली बात, इन दोनों को मैं अच्छे से बना देता हूं और मैं फिर आपको बता भी देता हूं, वो टेंशन मत लेना कि मैं नहीं बताऊंगा, पर अभी मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। कि वहां पे हम क्या करते थे, जब एल्यूमिनियम का बनाते तो हमारे को मिलता नहीं था वहां पे कि कहां पे वो फेल करेगा। यहां पे तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि वो कहां पे फेल कर रहा है, मैक्सिमम में पहुंचा, उसके बाद एकदम से फेलियर देखने को मिला है। क्या वो चीज हमारे को एल्यूमिनियम में दिखती थी? नहीं दिखती थी हमारे को। तो हम यहाँ पे 0.2% प्रूफ स्ट्रेन लेते थे और हम बोलते थे कि यहाँ पे फेल कर रहा है, वो बनाते थे ना हम सोम में। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी लेते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम क्या करते हैं कि जब हम देख रहे हैं किसके लिए, प्रोग्रेसिव कर्व के लिए देख रहे हैं, तो इस प्रोग्रेसिव कर्व में हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी 20 से लेकर 30% है ना, 20 से लेकर 30% ऑफ स्ट्रेन पे क्या करेगा? वो फेल करेगा। और 2 से लेकर 5% पे क्या करेगा? वो फेल करेगा। किसके लिए? फॉर द ब्रिटल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। जब हम शेयर फेलियर की बात करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया कि डेंस सैंड के लिए, फिर हमने लूज सैंड के लिए। दोनों एग्जांपल है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल की तरह इनको देखते हैं कि अगर जो डेंस सैंड में हमने ऊपर से एक्शियल लोड लगाया है, तो जैसे जैसे आप लोड लगाते हो पहले तो क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, मतलब स्ट्रेंथ क्या करती है उसकी, इंक्रीज करती है। फिर एक टाइम के बाद जब पीक मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो अचीव कर लेगा, उसके बाद क्या होता है, हमारा सडन ड्रॉप देखने को मिलता है, ठीक है। और फेलियर का मोड क्या होता है कि जो भी हमारा फेलियर होगा उसमें हमारे क्या देखने को मिलेगा? एक क्लियर शेयर प्लेन देखने को मिलेगा, क्लियर
शेयर प्लेन क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, ब्रिटल की तरह बिहेव करता है। साथ में ही क्या होती है, वैसे थोड़ी आपको पता ही है कि जैसी हमारी डेंस एंड है वो क्या करती है, डायलेटेंसी होती है। डायलेटेंसी मींस टू से कि वो शेयर प्लेन के बाद वो अपना वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज करती है। वो चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। और लूज एंड का क्या हो जाता है, जैसे लूज सैंड में हमने ऊपर से एक्शियल लोड लगाया तो पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है तो वो डेंसली पैक्ड हो जाते हैं। और डेंसली पैक्ड होने के बाद क्या हो जाता है, एक्शियल लोड के बाद स्पेसिमेन क्या कर जाता है, कंप्रेस कर जाता है और वो साइड में फूलने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्जिंग बोलते हैं। तो यही चीज मेरे को देखने को मिलती है, पर यहाँ पे मेरे को कोई भी क्लियर शेयर प्लेन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, दोनों चीजें समझ में आ गई कि लूज सैंड और डेंस सैंड में क्या होता है। अब यही बिहेवियर किस में मुझे बनाने होते हैं, अगर मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बनाने होंगे तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि डेंस सैंड के लिए क्या हो गया हमारे पास, कि एक तो सडन हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे क्या आया, शेयर आ गया, लेकिन उसके बाद क्या है, एक सडन ड्रॉप देखने को मिला है। और यही सडन ड्रॉप क्या होता है, इट इज बीइंग नोन एज अ पोस्ट पीक ड्रॉप। पोस्ट पीक ड्रॉप जो है हमारे को देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सॉइल हमारे को कौन सा बिहेवियर दिखा रही है, वो बिहेवियर कौन सा है हमारा, किसके लिए देख रहे हैं हम, डेंस सैंड के लिए, डेंस सैंड के लिए। ठीक है ना, या फिर हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, या फिर क्या हो गया, अनडिस्टर्ब्ड हमारी कौन सी होगी, सेंसिटिव क्ले होगी। ठीक है ना, या फिर ओसीसी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होगी। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फॉर द किसके लिए, जहां पे मेरे को एक हाई पीक देखने को मिलेगा, यानी शार्प पीक देखने को मिलेगा। यानी हमारे को क्या बता रहा है, यहां से हमारे को बोल सकते हैं कि जो हमारा शार्प पीक है, दिस इज द शार्प पीक, प्लस उसके बाद क्या है, ड्रॉप है, प्लस उसके बाद ड्रॉप है। इसका पूरे का मतलब क्या है, ओवरऑल इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सॉइल कैसे बिहेव करेगी, सॉइल विल बिहेव लाइक अ ब्रिटल, सॉइल ब्रिटल बिहेवियर शो करेगी। यानी वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक सडन फेलियर देखने को मिलेगा। तो बताओ क्या सडन फेलियर हमारे फाउंडेशन के लिए अच्छा है, डेफिनेटली नॉट। आपको पता है कि सडन जो है वो ठीक नहीं होता है। सेकंड क्या है, ये तो पीक पोस्ट ड्रॉप मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शार्प पीक साथ में एक ड्रॉप, ब्रिटल यानी सडन फेलियर। तो ये चीज तो हम इससे निकाल सकते हैं। सॉइल का बिहेवियर कैसे रीड करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे को वार्निंग क्या होगी, सबसे कम वार्निंग मिलेगी हमें यहाँ पे, लेस वार्निंग। यहाँ पे सबसे कम वार्निंग मिलेगी, एकदम से ड्रॉप कर जाएगा, तो हम नहीं चाहते ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे वार्निंग नहीं मिलेगी हमारे को। दूसरा कौन सा हमारा, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हमारा एक्शियल स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिवेटेड स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, पर एक पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास यहाँ तक पहुंच जाता है। और फिर हमारे को इसमें कोई भी शार्प कट नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि 20 से लेकर 30 है। ठीक है ना, 30 80 नहीं समझना इसको, 20 से लेकर 30% तक। तो यही चीज है जो 20 से लेकर 30% तक हम अज्यूम करते हैं कि हमारा प्रोग्रेसिव कर्व जो है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव कर्व। क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव कर्व। मतलब सॉइल कैसा बिहेव करेगी, वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी, प्लास्टिक बिहेवियर है ना, या फिर प्लास्टिक फेलियर, प्लास्टिक फेलियर। तो इसी तरह से दो आते हैं, जैसे यहाँ पे माइल्ड स्टील के भी था। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए कि माइल्ड स्टील में हमें को क्लियरली यील्ड पॉइंट दिख जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए हमें को वो चीज नहीं दिखती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 0.2% ऑफसेट पे हम क्या मानेंगे, उसका फेलियर हो रहा होगा। रेफरेंस के लिए जो इंजीनियर्स मानते हैं, वो आपको सोम में पढ़ा होगा आपने। वैसे ही क्या है कि वही दोनों चीजें मैंने लिख दी कि ब्रिटल फेलियर में क्या है, इन द डेंस एंड शेयर स्ट्रेन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब वो 2 से लेकर 5% होता है ना, तो उस 2 से लेकर 5% जब उसका फेलियर हो रहा होता है, तो उस फेलियर के पॉइंट पे जो हमारी इंटरलॉकिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल डेंस एंड के लिए बोलूं, तो इस टाइम पे जो इंटरलॉकिंग है या फिर जो रेजिस्टेंस है, वो अराउंड कितनी होती है, 10 से लेकर 30% तक होती है। 10 से लेकर 30% के आसपास जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना, इतनी रेजिस्टेंस होती है। और क्यों, कहां पे, जब वो फेल कर रहा है। तो 2 से लेकर 5% पे उसकी इंटरलॉकिंग की जो रेजिस्टेंस, एक बार क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से लेकर 30% तक जो है उस टाइम पे इंटरलॉकिंग की जो इंटरलॉकिंग वजह से आने वाली जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इतनी रेंज की होती है। ठीक है ना, इंटरलॉकिंग फेल्स एंड पोस्ट पीक ड्रॉप जो है इज ऑब्टेन्ड। दिस टाइप ऑफ फेलियर इज बीइंग नोन एज अ ब्रिटल फेलियर। और ये किस में देखने को मिलता है, हाईली ओवर कंसोलिडेटेड। ये एग्जांपल है आते हैं, इसलिए याद भी करना इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ओसीसी में देखने को मिलेगा, यूएससी में देखने को मिलेगा, ओसीसी में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्या होगा, प्रोग्रेसिव कर्व होगा। प्लास्टिक फेलियर इन द लूज एंड ओनली फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज देयर। तो वॉल्यूम क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता रहता है। और क्लियर कट जो फेलियर है वो हमारे को नहीं मिलता है। हेंस जो शेयर फेलियर है इज अज्यूम टू बी 20 से लेकर 30% तक, जो ऊपर मैंने बताया, ऑफ द स्ट्रेन। इट इज फाउंड टू बी किसमें, या तो रिमोल्डेड क्ले में देखने को मिलेगा, या फिर एनसीसी में देखने को मिलेगा, या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये दोनों चीजें कि कौन कौन से हमको बिहेवियर पता लग जाता है ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट से। सो ये क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया। और ये किसके लिए हो गया, लूज सैंड के लिए। लूज सैंड का ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। तो यहां पे हम सब कुछ अगर जो आउटकम इसका लिखे, तो आउटकम क्या होगा कि अगर मैं ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट को इस्तेमाल करता हूं, सबसे पहले तो मुझे क्या क्या मिलेगा, उसके एडवांटेजेस क्या है कि जितनी भी हमारी स्ट्रेस की कंडीशंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से स्टिमुलेट करता है कौन, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट। ठीक है, चाहे आपका 3D कंट्रोलिंग टेस्ट हो, 3D कंट्रोल्ड हो, एक्शन कौन कौन सा है, द एक्शन, साथ में जो साइड से लगने वाला है। तो साइड से लगने वाला क्या है, इट इज द कन्फाइनिंग। तो ये चीज भी हमारे को मिलती है। आपको पता है कि जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी क्या होती है, यहां पे यूनिफॉर्म होती है।
जैसे कि फील्ड में हमारे होती है वैसे बिल्कुल सेम टू सेम हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो कि हम अदर टेस्ट में नहीं कर सकते। थर्ड क्या हो गया, अगर मुझे पोर वाटर प्रेशर की मुझे मेजरमेंट करनी है तो वो मेजर भी कर सकता हूं मैं, और बताओ क्या कर सकता हूं, इट कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल भी कर सकता हूं, कंट्रोल्ड भी कर सकता हूं। क्लियर हो गया। फोर्थ, जो सॉइल का फेलियर है, सॉइल का जो भी फेलियर प्लेन है वो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को पता है कि वो वीकेस्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द वीकेस्ट, और वो नेचुरली हमारे को मिलता है किसमें, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट में। इतनी चीज क्लियर होगी। तो इसके फायदे किन आ रहा हूं मैं आपको, आप क्या कर सकते हो, आप ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हो, तो ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड, या फिर ड्रेनेज कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, जैसे कि CU निकाल सकते हैं, CD निकाल सकते हैं, UU, ये सारे टेस्ट जो है वो पॉसिबल है इन द केस ऑफ अ ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट। क्लियर हो गया। सिक्स्थ क्या है, जो भी हमारी डिटेल प्रॉपर्टीज है उन सबको भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट से। कौन से, C हो गया हमारा, फाई हो गया, जो भी हमारी डायलेटेंसी है यानी बल्जिंग वगैरह, आपको पता है ना, जब डेंस सैंड अपने जब उसमें हम ऊपर से स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या करता है, बताओ मुझे, डेफिनेटली वो इंक्रीज करता है। तो डायलेटेंसी हो गया, उसमें जो भी स्टिफनेस है उसके बारे में बताता है हमारे को, उसके ब्रिटल या फिर उसकी जो प्लास्टिक बिहेवियर है उन दोनों को बताता है। जैसे कि रबर में होता है, जो रबर में डिफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर मैं चौक में देखूं तो एकदम से मुझे शेयर प्लेन दिखेगा कि नहीं, तो वही चीज जो है इन दोनों में भी होती है। तो बस जब ये सारी चीजें हमारे को पता लगी कि भाई ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट इसीलिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप ऐसे नोट की तरह लिखो। ये जो सारा मैंने आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, मान लेते हैं इसको नोट नंबर 1 है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 है, बिकॉज पेपरों में इसके लिए रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आते हैं, 10 से लेकर 30% तक, 2 से लेकर 5% तक। क्या प्रोग्रेसिव कर्व होता है, 20 से लेकर 30% पे हम देखते हैं फेलियर, 2 से लेकर 5 तक हम देखते हैं दिस ब्रिटल फेलियर। इससे होगा क्या, फाउंडेशन में हमारे को पता लग जाएगा कौन सी यूज करनी है। ये हमारे को लेस वार्निंग देगी, जहां पे हमारे को क्या है, ये जो है हमारे को यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग वार्निंग जो है देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे वार्निंग जो है हमारे को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को नेचुरली जो है वार्निंग देखने को मिलेगी, किसमें, प्रोग्रेसिव कर्व में। तो ज्यादा प्रेफरेबल कौन सी है, प्लास्टिक फेलियर या फिर ब्रिटल फेलियर, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए होगा, प्लास्टिक फेलियर होगा। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज द नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 किससे रिलेटेड है, द स्ट्रेस पाथ से रिलेटेड, स्ट्रेस पाथ से रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रेस पाथ और मोर फेलियर एनवेलप में क्या अंतर है, तो अब मैं स्ट्रेस पाथ के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ।